नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल टेट गुरु में। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी टेट के लिए बाल विकास के टॉप इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन। ये 30 क्वेश्चन कर लीजिए, यहाँ से ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं यूपी टेट 23 जनवरी के एग्जाम के लिए। तो पूरा वीडियो एंड तक देखना। चैनल पर अगर आप नए हो, पहली बार वीडियो को देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर देना। वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा वीडियो को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके जरूर ज्वाइन कीजिए। स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन, किशोरों में द्वंद्व उभरने का प्रमुख कारण क्या है? पहला दिया है पीढ़ियों का अंतर, दूसरा दिया है अवसरों की प्रतिकूलता, तीसरा दिया है निराशा तथा निसहायता, और चौथा दिया है किशोर अवस्था में स्वप्न दर्शन। आंसर क्या आएगा? आंसर आ जाएगा अवसरों की प्रतिकूलता। जब भी किशोर के पास अवसरों की प्रतिकूलता होती है, अवसर नहीं मिल पाते, तब उनके अंदर द्वंद्व उभरता है। ये वाला क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपका बी आंसर। बिल्कुल क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। जब बच्चे को कोई नियम या सिद्धांत सिखाना हो तो अध्यापक प्रयोग करेगा। जब भी कोई नियम या उदाहरण सिखाना हो तो जो अध्यापक है वो क्या प्रयोग करेगा? कौन सी विधि? आगमन विधि, निगमन विधि, विश्लेषण विधि, और लास्ट ऑप्शन है आपका कहानी कथन विधि। तो आंसर क्या आएगा? तो आंसर आ जाएगा आपका आगमन विधि। आगमन विधि ही क्यों? देखो, आगमन विधि और निगमन विधि, इन दोनों का जो प्रतिपादन किया वो किया था अरस्तु महोदय ने। किसने किया था? अरस्तु महोदय ने। एग्जाम में आएगा किसने किया था? अरस्तु महोदय ने। यहाँ याद रखना कि आगमन विधि जो है ये होती है आपकी, ये होती है उदाहरण से नियम की ओर, ठीक है। और ये निगमन विधि जो होती है ये होती है नियम से उदाहरण की ओर, ठीक है। तो आप याद रखना, जब भी किसी नियम को या सिद्धांत को सिखाना हो तो आगमन विधि का प्रयोग करेंगे, क्योंकि इसमें उदाहरण पहले होता है, नियम बाद में होता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। भूल भुलैया परीक्षण के लिए उपयुक्त आयु क्या है? तो दोस्तों, भूल भुलैया परीक्षण के लिए उपयुक्त आयु क्या है? 10 से लेकर 16 वर्ष, 6 से लेकर 10 वर्ष, 1 से लेकर 3 वर्ष, और 5 से लेकर 10 वर्ष। थर्ड का आंसर क्या आएगा? 5 से लेकर 10 वर्ष। जो भूल भुलैया परीक्षण होता है दोस्तों, उसके लिए जो उपयुक्त आयु है वो है 5 से लेकर 10 वर्ष। बात करते हैं दोस्तों फोर्थ क्वेश्चन की। छोटी कक्षाओं में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? पहला दिया पढ़ाने की उत्सुकता, दूसरा दिया धैर्य व दृढ़ता, तीसरा दिया शिक्षा विधियों का ज्ञान, और चौथा दिया है मानक भाषा का ज्ञान। तो छोटी कक्षा में जब शिक्षक रहता है तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होनी चाहिए? तो सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता होनी चाहिए वो होनी चाहिए डियर धैर्य व दृढ़ता। यहाँ पर आप लगा देंगे बी आंसर। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा। बालक में सामाजिक भावना का विकास जन्मजात होता है, आप इस कथन से कैसे हैं? मतलब जो बालक होता है उसके अंदर जो सामाजिक भावना है, जैसे लोगों से बात करना, समाज में कैसे रहना है, ये सारे जो गुण है ये जन्मजात होते हैं। ये कथन कैसा है? पूर्णतः आप इससे सहमत है, संभवतः सहमत है, असहमत है, कुछ सीमा तक सहमत है। आंसर क्या आएगा? आंसर आ जाएगा असहमत है। अब असहमत क्यों है? क्योंकि आपको पता है कि जब भी बच्चा पैदा होगा तो पैदा होते ही उसके अंदर सामाजिक गुण नहीं आएंगे। जब तक वो समाज में जाएगा नहीं, जब तक वो बड़ा होकर समाज के बीच में रहेगा नहीं, तब तक उसके अंदर सामाजिक गुण नहीं आएंगे। तो इस कथन से आप सहमत नहीं हैं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, छठवां। एक बालक को संतुलन, सुधरेपन और स्वच्छता का अनुपालन करता है, तो ये किसका सूचक है? रुचि का, अभिवृत्ति का, प्रशंसा का, मूल्य का। तो डियर ये है प्रशंसा का सूचक। चलिए अब देखते हैं सातवां। स्वभाव और प्रकृति से छोटे बच्चे कैसे होते हैं? डरपोक और संकोची होते हैं, निर्भीक और स्वतंत्र होते हैं, फिर दिया शांत तथा सक्रिय होते हैं, सक्रिय तथा जिज्ञासु होते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। आंसर क्या आएगा? आंसर जो आएगा आपका वो आ जाएगा सक्रिय और जिज्ञासु होते हैं। डी आंसर बेस्ट आएगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था की गई है, बताइए। 6 से लेकर 11 आयु वर्ग में, 9 से लेकर 14 आयु वर्ग में, 15 से लेकर 35 आयु वर्ग में, या कोई आयु सीमा नहीं है। तो अनौपचारिक शिक्षा की जो व्यवस्था की गई है दोस्तों, इसके बारे में याद रखिएगा। इसकी जो व्यवस्था है इसकी कोई भी सीमा नहीं है, क्योंकि अनौपचारिक शिक्षा किसी भी सीमा में दी जाती है, कोई इसका एज लिमिट नहीं होता, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नौवां क्वेश्चन। नौवां क्वेश्चन, छात्रों में सामाजिक चेतना विकसित की जा सकती है। अध्यापक के भाषण से, दूसरा दिया है उनके साथ विचार विमर्श करने से, तीसरा दिया है पसंदीदा पुस्तक पढ़ाने से, और चौथा दिया समाचार पत्रिका पढ़ाने से। तो छात्रों में सामाजिक चेतना विकसित की जा सकती है। कैसे कर सकते हो आप? तो आप कर सकते हो समाचार पत्रिका पढ़ाने से। यहाँ पर आप लगा दोगे डी आंसर। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लंबे और कठिन शब्दों का उच्चारण करवाने के लिए आप क्या करोगे? ऐसे शब्द बार बार बुलवाएंगे, दूसरा दिया शब्दों को खंडों में बांटकर बुलवाएंगे, तीसरा दिया मिलते जुलते उच्चारण वाले शब्द पहले बुलवाएंगे, और चौथा दिया ए और बी दोनों। आंसर क्या आएगा? आंसर जो आएगा, देखो आप क्या क्या करोगे, आप ये करोगे कि ऐसे शब्द बार बार बुलवाएंगे,
शब्दों को खंडों में बांटकर बुलवाएंगे, ये दोनों चीज करोगे आप, ए और बी दोनों सही आएगा, आंसर आ जाएगा डी आंसर, ये वाला बेस्ट आएगा। चलिए अब देखते हैं 11वां। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की देन है कोठारी कमेटी, राधा कृष्णन आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, मुदालियर आयोग। आंसर क्या आएगा? आंसर आ जाएगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति, यहाँ पर आप लगा देंगे सी आंसर। एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इससे क्वेश्चन डेफिनेटली बनता है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पर आपके लिए रखा है। चलिए 12वां। माध्यमिक छात्रों के लिए स्वकेंद्र परीक्षा प्रणाली उपयुक्त है, क्यों उपयुक्त है? पहला दिया विद्यालय से दूर नहीं जाना पड़ता, दूसरा दिया नकल में सुविधा होती है, तीसरा दिया अपने केंद्र पर अनुशासित रहते हैं, और चौथा दिया है दूसरे परीक्षा केंद्र पर छात्र निराश हो जाते हैं। तो जो स्व केंद्र है, मतलब जो सेंटर होता है एग्जाम का, वो अपने ही स्कूल में हो, तो ये क्यों उपयुक्त है ये बता रहा है। तो इसका बस एक ही रीजन है कि भैया दूर नहीं जाना पड़ता, बाकी तो कोई इसके बेनिफिट नहीं है। जैसे ये बोल रहा है कि नकल में सुविधा होती है, बिल्कुल गलत। अपने केंद्र पर अनुशासित रहते हैं, बिल्कुल गलत। ऐसा होता है क्या? नहीं होता ऐसा। इसके अलावा दूसरे परीक्षा केंद्र पर छात्र निराश हो जाते हैं, ये भी गलत आएगा, मतलब तीनों गलत आएंगे। सही आएगा ए वाला। क्वेश्चन नंबर 13। व्याख्यान देते समय कोई उदंड छात्र बाधा उत्पन्न करता है, आप क्या करोगे? उसे दंड देंगे, कक्षा से बाहर निकाल देंगे, चुप रहने के लिए कहेंगे, धैर्यपूर्ण उसकी बात सुनेंगे। तो यहाँ पर देखो, व्याख्यान अगर आप दे रहे हो और उस समय कोई उदंड छात्र बाधा उत्पन्न करता है, तो आप क्या करोगे? धैर्यपूर्ण उसकी बात सुनोगे। यहाँ पर आप लगा दोगे डी आंसर, ठीक है। डी आंसर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा, बिल्कुल याद रखिएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन। अध्यापक छात्रों के व्यक्तिगत विभेद को किस प्रकार सर्वोत्तम ढंग से जान सकता है? पहला दिया निबंध लिखवाकर, दूसरा दिया है वाद विवाद प्रतियोगिता से, तीसरा दिया है परीक्षा परिणाम से, और चौथा दिया है मनोवैज्ञानिक परीक्षण से। तो एक अध्यापक है, वो छात्रों के व्यक्तिगत विभेद को किस प्रकार सर्वोत्तम ढंग से जान सकता है? तो कैसे जान सकता है? मनोवैज्ञानिक परीक्षण के द्वारा। यहाँ पर आप लगा दोगे डी आंसर। चलिए अब देखते हैं 15 क्वेश्चन। किस विधि में अध्ययनकर्ता बच्चों या माता पिता या अध्यापक से मिलकर विविध प्रश्न पूछता है? साक्षात्कार विधि में, व्यक्तिक विधि में, निरीक्षण विधि में, या प्रयोगात्मक विधि में? आंसर क्या आएगा? आंसर जो आएगा वो आएगा साक्षात्कार विधि में। क्या आंसर आ जाएगा डियर? साक्षात्कार विधि में, ठीक है। साक्षात्कार विधि इसका राइट आंसर आएगा, बिल्कुल याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16। किस परीक्षण में विश्वसनीयता अधिक होती है? पहला दिया निबंधात्मक परीक्षण, दूसरा दिया है संक्षिप्त प्रश्न परीक्षण, तीसरा दिया है वस्तुनिष्ठ परीक्षण, और चौथा दिया है इनमें से कोई नहीं। तो किस परीक्षण में विश्वसनीयता अधिक होती है? तो ये जो परीक्षण है इसका नाम है वस्तुनिष्ठ परीक्षण। यहाँ पर आप लगा देंगे सी आंसर। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17। परिवार शिक्षा का किस प्रकार का साधन है? जो परिवार है आपका, है ना, फैमिली, जो आपका परिवार है, जो आपकी फैमिली है, वो किस प्रकार का साधन है? तो ये अनौपचारिक साधन है। यहाँ पर आप बी आंसर लगा देंगे, बी आंसर आप इसका लगा देंगे। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18। बालक को सामाजिक व्यवहार की शिक्षा दी जा सकती है। जो बालक होता है उसको जो सामाजिक व्यवहार है उसकी शिक्षा कैसे दे सकते हैं? पहला दिया पाठ्यक्रम के द्वारा, दूसरा दिया है विद्यालय में सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के द्वारा, तीसरा दिया अनुशासन प्रक्रिया द्वारा, और चौथा दिया कक्षा शिक्षण द्वारा। आंसर क्या आएगा? आंसर जो आएगा वो आ जाएगा आपका डियर विद्यालय में सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा। यहां पर आप लगा दोगे बी आंसर। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। शिक्षा एक त्रिकोणीय प्रक्रिया है, जो क्या है? त्रिकोणीय में क्या क्या आएगा बताइए? शिक्षा एक त्रिकोणीय प्रक्रिया है, उसमें क्या क्या चीज आएगी? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बताइए आंसर। 19 की बात करें, आंसर आ जाएगा उसमें छात्र आता है, शिक्षक आता है, और सामाजिक परिवेश आता है। यहां पर आप लगा देंगे ए आंसर। 20। अध्यापक छात्रों में सामाजिक व नैतिक मूल्य संप्रेषण कर सकता है। तो कैसे कर सकता है? मूल्यों पर भाषण देकर, दृश्य श्रव्य कार्यक्रम दिखाकर, पाठ्य सहगामी क्रियाओं की अधिकता से, और धार्मिक बातें बताकर। तो एक अध्यापक है वो छात्रों में सामाजिक और नैतिक मूल्य संप्रेषण कर सकता है। कैसे कर सकता है? ये कर सकता है पाठ्य सहगामी क्रियाओं में अधिकता से। यहां पर आप लगा देंगे सी आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 21। मनोविज्ञान की सबसे प्राचीनतम विधि कौन सी है? पहला दिया बहिर्दर्शन विधि, प्रश्नावली विधि, व्यक्ति इतिहास विधि, प्रायोगिक विधि। तो मनोविज्ञान की सबसे प्राचीनतम विधि कौन सी है? बताइए प्राचीनतम विधि कौन सी है? तो अगर बात करें इस क्वेश्चन की तो इसका आंसर आ जाएगा बहिर्दर्शन विधि जो है मनोविज्ञान की सबसे प्राचीनतम विधि है। ए आंसर करेक्ट आएगा। क्वेश्चन नंबर 22। बाल्य अवस्था में बच्चा सबसे अधिक रुचि किसमें रखता है? लेख में, कहानी में, निबंध में, नाटक में? तो 22 का आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा कहानी में। सिंपल सी बात है, कहानी में रखता है। यहां लगा देंगे बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 23। ज्ञानात्मक विकास के साथ निम्न में से किसका नाम जुड़ा है? तो ज्ञानात्मक विकास के साथ जिनका नाम जुड़ा है उनका नाम क्या है? पेस्टोलॉजी पहला ऑप्शन, मिलर, प्याजे, और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो आंसर क्या आएगा?
तो देखो सिंपल है आंसर, आंसर जो आ जाएगा आपका वो आ जाएगा प्याजे। यहाँ पर आप लगा देंगे सी आंसर। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 24। निम्न में से कौन सा उदाहरण अधिगम को प्रदर्शित करता है? पहला दिया स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह से लार का आ जा। दूसरा दिया है चढ़ना भागना एवं फेंकना 3 से 5 वर्ष की अवस्था में। और फिर दिया है हाथ जोड़कर अध्यापक का अभिवादन करना। और लास्ट में दिया है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आपको ये बोल रहा है कि कौन सा उदाहरण अधिगम को प्रदर्शित करता है। तो अधिगम देखो स्वादिष्ट भोजन को देखकर मुंह से लार आना, ये तो क्या है आपकी शारीरिक प्रक्रिया है। चढ़ना भागना फेंकना 3 से लेकर 5 वर्ष की अवस्था में, तो ये भी अधिगम की प्रक्रिया नहीं है, ये तो होता ही है। अधिगम इसमें हो रहा है देखो सी वाले में कि भाई हाथ जोड़कर अध्यापक का अभिवादन करना, इसमें क्या हो रहा है अधिगम हो रहा है। अधिगम मतलब इसमें बच्चा सीख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लगा देंगे सी आंसर। चलिए अब देखते हैं 25। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह कथन किसका है? स्किनर का, क्रो एंड क्रो का, रूसो का, मिलर का। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। अगर बात करें इस क्वेश्चन की तो इसका आंसर आ जाएगा स्किनर का ये कथन है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। छोटे बच्चों की शिक्षा देना जरूरी है परंतु उनके ऊपर किसी प्रकार का बोझ अपेक्षित नहीं है। तो दोस्तों छोटे बच्चों को शिक्षा देना तो जरूरी है परंतु उनके ऊपर किसी प्रकार का बोझ अपेक्षित नहीं है। तो किसका बोझ नहीं रहना चाहिए? लिखने का बोझ, पढ़ने का बोझ, गृह कार्य का बोझ, विद्यालय जाने का बोझ। तो यहाँ पर अगर आप बात करें इस क्वेश्चन की तो गृह कार्य का बोझ नहीं होना चाहिए उनके ऊपर, सी आंसर बेस्ट आएगा। चलिए 27। प्रभावी संप्रेषण संभव हो सकता है। प्रभावी संप्रेषण दोस्तों, प्रभावी संप्रेषण कब संभव हो सकता है? पहला दिया है जब आप श्रोता के स्तर को जान जाते हैं, पहला ऑप्शन। आपके उचित शब्द प्रयोग से, आपके विस्तृत ज्ञान से, जोर से बोलकर। तो प्रभावी संप्रेषण संभव हो सकता है, कब हो सकता है? श्रोता के स्तर को जानकर। कि भैया मान लो जो छोटा बच्चा है तो उससे आप हाई लेवल की बात कर रहे हो, वो भी गलत है। मतलब आप उसका लेवल जानकर ही उससे बात करोगे तभी आपका प्रभावी संप्रेषण संभव हो पाएगा, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, बहुत बेहतरीन पॉइंट है ये। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नैतिक शिक्षा का उत्तरदायित्व होना चाहिए स्कूल के ऊपर, समाज के ऊपर, अभिभावक के ऊपर, धर्म गुरु के ऊपर। तो नैतिक शिक्षा का जो उत्तरदायित्व है वो किसके ऊपर होना चाहिए? तो नैतिक शिक्षा जो है इसका जो उत्तरदायित्व है वो स्कूल के ऊपर रहना चाहिए। यहाँ पर आप लगा देंगे ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 29। विद्यालय में खेलों के आयोजन का उद्देश्य होता है छात्राओं को किसी कार्य में लगाना, शरीर को हष्ट पुष्ट बनाना, प्रतियोगी खेलों के लिए तैयारी करना, और लास्ट दिया बालक का सर्वांगीण विकास करना। तो विद्यालय में जो खेलों का आयोजन होता है उसके पीछे रीजन क्या होता है, उसके पीछे उद्देश्य क्या होता है? तो उसके पीछे उद्देश्य ये होता है दोस्तों कि बालक का सर्वांगीण विकास करना। यहाँ पर आप लगा देंगे डी आंसर, ठीक है। तो डी आंसर बेस्ट आएगा। आज का अंतिम क्वेश्चन देखेंगे 30। विद्यालय के सभी कार्यक्रमों में भाग लेना चाहिए क्योंकि इससे क्या होता है? पहला दिया सीखने का अवसर मिलता है, दूसरा दिया व्यक्तित्व का विकास होता है, फिर दिया आत्मविश्वास के विकास में सहायता मिलती है, और लास्ट दिया उपरोक्त सभी। तो आंसर क्या आएगा? तो आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी, डी आंसर बेस्ट आएगा। तो डियर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं 30 में अगर आपने 25 प्लस नंबर भी लाए हैं ना तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।